गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, सो इस चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि जो हमारी सेल होती है वो क्या होती है। ओके, सेल को किसने डिस्कवर किया था। फिर हमने देखा था कि सेल के स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हो सकते हैं, अमीबॉइड, फाइब्रिलर। ओके, यानी कि बहुत सारी शेप्स होती हैं जो कि कुछ इरेगुलर भी होती हैं एंड कुछ की पर्टिकुलर शेप होती है, जैसे कि सर्कुलर, स्फेरिकल, रॉड शेप्ड, एलोंगेटेड। ओके, तो हमने इसमें एग्जांपल्स भी देखे थे पैरामीशियम, अमीबा चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर। ओके, तो बच्चों अब हम देख रहे हैं हमारी सेल ऑर्गेनलीज हमने पढ़ी थी एंड फिर हमने उसके फंक्शंस देखे थे कि उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं एक सेल के अंदर। एंड अब हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा न्यूक्लियस। तो बच्चों हमने न्यूक्लियस की जो डेफिनेशन थी, मतलब जो इंट्रो पार्ट था न्यूक्लियस का, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि बच्चों न्यूक्लियस जो है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट, इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। यानी कि बच्चों जो न्यूक्लियस होता है वो हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है सेल की, यानी कि बच्चों मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मीन्स जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सेल में हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। यानी कि बच्चों वो ब्रीथिंग भी हो सकता है, रेस्पिरेशन हो सकता है, डाइजेशन हो सकता है, एक्सक्रीशन, ओके, एनीथिंग, जो भी प्रोसेस, जो भी केमिकल रिएक्शन हमारे सेल के अंदर चल रही होती हैं उसको ये कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है सेल की। ओके, अब देखिए सेकेंड, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें कोई चोट लगती है तो हमारी बहुत सारी सेल्स डिस्टर्ब यानी कि डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं या फिर डेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो सेल अब जो ख़त्म हुई है इनको रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नई सेल्स को फॉर्म करेंगे, यानी कि नई सेल्स बनाएंगे। और किस प्रोसेस से बनाएंगे हम लोग, सेल डिवीजन प्रोसेस से। तो बच्चों ये प्रोसेस इसलिए हेल्प होता है, तो जो न्यूक्लियस होता है वो सेल डिवीजन में भी हमें हेल्प करता है। अब थर्ड देखिए, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी मटीरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर। यानी कि बच्चों जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हमने देखा था न्यूक्लियोलस भी होता है, उसकी भी मेम्ब्रेन होती है एंड उनके अंदर ऐसे फाइबर्स होते हैं, ऐसी चीज़ होती हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होती हैं, जिसकी वजह से हम हमारे मम्मी पापा या पेरेंट्स से बहुत ही सिमिलर होते हैं। एकदम सिमिलर नहीं होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो हमारी हरकतें हैं, कुछ जो हमारा एक्सप्रेशन है, कॉम्प्लेक्शन है, वो मैच होता है। ओके, सो किसकी वजह से होता है, जीन की वजह से होता है। जीन ही ऐसी चीज़ होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होती है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर हम लोग दिखने वाले कि सेल वॉल होती है। हमने देखा था जो सेल मेम्ब्रेन थी वो दोनों ही एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर होती हैं, लेकिन प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा सेल वॉल होती है। तो बच्चों सेल वॉल क्या होती है, प्लांट को प्रोटेक्ट करती हैं अलग अलग चीज़ों से। तो देखते हैं स्टूडेंट्स सेल वॉल क्या होती है। इन प्लांट सेल्स there is a thick, strong and rigid cell wall which lies outside the plasma membrane। यानी कि बच्चों जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट सेल्स होती हैं, उनके अंदर एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेल वॉल क्या करती हैं, it is freely permeable and is secreted by the cell itself for the protection of plasma membrane and cytoplasm। तो स्टूडेंट्स ये जो सेल वॉल होती हैं ये क्या करती है, ये खुद से ही सिक्रिएट होती हैं। ओके, यानी कि खुद की जो सेल होती है इसी से सिक्रिएट होती हैं एंड ये प्रोटेक्ट करती है किस किस को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यानी कि सेल मेम्ब्रेन को एंड हमारे साइटोप्लाज्म को, जो कि सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं उसको भी प्रोटेक्ट करती है। ओके, द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द प्लांट सेल एंड प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ सेल। यानी कि बच्चों अब जो सेल वॉल है वो क्या बताती है, प्लांट सेल की शेप को बताती है। इसकी वजह से प्लांट सेल की जो शेप है वो डिसाइड होती है। ओके, यानी कि ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं प्लांट सेल अपनी शेप में रहता है सेल वॉल की मदद से। एंड प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ सेल, यानी कि बच्चों और सेल को ये सूखने से भी रोकती है, जो डिहाइड्रेशन होता है उससे भी ये रोकती है सेल को। ओके, यानी कि डेसिकेशन नहीं होने देती है, सेल का सिकुड़ना या फिर सूखना नहीं होने देती है। ओके, इट इज़ अ थिक लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड इज नॉन लिविंग इन नेचर। यानी कि बच्चों ये जो लेयर है सेल वॉल जो है ये क्या होती है, थिक लेयर होती है जो कि किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है एंड ये नॉन लिविंग इन नेचर होती है। ओके, यानी कि ये नॉन लिविंग है।
तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम देखते हैं कि जो सेल वॉल होती है उसके क्या फंक्शंस होते हैं। ओके तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल, यानी कि बच्चों ये सेल को रिजिडिटी देती है, यानी कि थोड़ी मजबूती या फिर थोड़ी सॉलिडिटी देती है। ओके अब देखिए सेकेंड, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल। बच्चों ये तो हम सबको पता है कि जो सेल वॉल होती है या फिर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन भी होती है, ये दोनों ही क्या करते हैं, सेल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। ओके अब देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई विंड स्पीड, यानी कि बच्चों अब हम देख रहे हैं कि जो प्लांट सेल होती हैं उनको प्रोटेक्शन किस किस चीज़ों से चाहिए होती है। ओके तो देखिए फर्स्ट, प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई विंड स्पीड, यानी कि बच्चों जो हाई विंड स्पीड होती है, जो तेज़ हवाएं होती है, उससे प्रोटेक्शन चाहिए होती है। सेकेंड देखिए वेरिएशंस इन टेम्परेचर, यानी कि कभी सर्दी हो जाए या फिर कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो इन टेम्परेचर से भी उनको प्रोटेक्शन चाहिए होती है। एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, या फिर कभी ह्यूमिडिटी हो जाए या फिर कभी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाए, नमी हो जाए, तो उससे भी इन्हें प्रोटेक्शन चाहिए होती है। ओके The plants need to protect themselves from these factors as they cannot move. यानी कि बच्चों हम सबको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो इमोबाइल होते हैं। इमोबाइल मीन्स बच्चों जो कि चल फिर नहीं सकते हैं, जो कि मूव नहीं कर सकते। क्योंकि ये आपको वर्ड याद रखना है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं या फिर जो प्लांट होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, जबकि हम जो एनिमल्स हैं, ओके, हम लोग मोबाइल हैं, इसीलिए हम लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम लोग एयर कंडीशंस में आके बैठ सकते हैं। ओके तो इससे क्या होता है, हम लोग हमको प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को। लेकिन बच्चों जो प्लांट्स हैं वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे खुद को, क्योंकि वो तो इमोबाइल है, तो वो प्रोटेक्ट भी कैसे करेंगे। ओके सो इसीलिए इन सब के लिए क्या होता है, इनके पास एक एक्स्ट्रा सेल वॉल होती है जिससे ये लोग खुद की प्रोटेक्शन करते हैं। ओके अब देखिए स्टूडेंट्स 8.7 डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स। फिर देखिए स्टूडेंट्स 8.8 प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो बच्चों देखिए, इज द न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यानी कि बच्चों यहाँ आपको पूछा है कि जो न्यूक्लियस होता है वो बैक्टीरिया, प्लांट एंड सेल, यानी कि बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर क्या सिमिलर होता है, क्या एकदम सेम होता है। नहीं बच्चों, देखिए the nucleus of bacterial cell is different from that of plant and animals. In bacteria, the nucleus is not well organized and it lacks the nuclear membrane. यानी कि बच्चों जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो उसकी जो न्यूक्लियस होती है वो डिफरेंट होता है किससे, प्लांट्स और एनिमल्स से। क्योंकि बच्चों बैक्टीरिया हमें पता है ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। ओके एंड जबकि बच्चों जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो क्या है, हमारे यूकैरियोटिक सेल्स है, यानी कि इनमें हायर डेवलपमेंट होता है, इसीलिए यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। एंड जबकि जो बैक्टीरिया है हमारा वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर वो भी एब्सेंट होती है। ओके whereas in cells of plants and animals the nucleus is well defined and a nuclear membrane is present। यानी कि बच्चों जबकि अगर हम प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के अंदर देखें तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल्स है, क्योंकि ये डेवलप्ड सेल्स है, इसीलिए इनमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, यानी कि अरेंज्ड होता है अच्छे से, एंड इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। ओके बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, जो न्यूक्लियस के बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड बच्चों जो सेल के बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड बच्चों प्लांट सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर कौन सी एक और वॉल होती है, वो होती है सेल वॉल। ओके अब देखिए, ऑन दिस बेसिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि बच्चों इसी के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो हमारी टू टाइप्स की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी बच्चों, एक होती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड होती है यूकैरियोटिक सेल। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं। बच्चों प्रो मीन्स, देखो प्रोकैरियोटिक का आप अगर डिवीजन करेंगे तो ये हो जाएगा प्रो एंड कैरियोटिक। तो बच्चों प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स पुराना। ओके कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, बच्चों यहाँ कैरियोटिक को यहाँ कैरियोन लिखा है। ओके सो कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस,
यानी कि बच्चों टोटल अगर हम इसका मीनिंग देखें तो क्या बनेगा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ओके, आप प्रो और कैरियन को हटा दीजिए, फिर आप अगर इसको पढ़ेंगे तो इसका क्या मीनिंग है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी कि जिसके पास पुराना न्यूक्लियस है उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स एज फाउंड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑर्गेनिजम्स विथ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स। यानी कि बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल्स किसके अंदर होती है, एक तो हमारे बैक्टीरिया में होती है एंड हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, ओके यानी कि साइनोबैक्टीरिया। बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया। तो बच्चों इनके अंदर क्या होती है, पुरानी सेल्स होती है, पुरानी टाइप की, इसीलिए इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो भी वेल डिफाइंड नहीं होता है एंड इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड जिनके पास ऐसी सेल्स होती हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यूकैरियोटिक सेल। बच्चों यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ओके, सो अगर हम लोग यू एंड कैरियन को हटा दें तो इसका क्या मतलब होगा, ट्रू न्यूक्लियस। यानी कि बच्चों जिनके पास हकीकत का, जिनके पास सच में न्यूक्लियस होता है, जिनके पास अच्छा वेल डिफाइंड वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है एंड जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक सेल्स एज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। बच्चों इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास कौन सी सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़ के। ओके, यानी कि बच्चों ये दो ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास यूकैरियोटिक सेल्स नहीं होती हैं, जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होती है, किनके पास, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया के पास। बाकी बच्चों इस वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबके पास कौन सी सेल्स होती है, यूकैरियोटिक सेल, जिनके पास अच्छा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन भी होती है, कौन सी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड ऑर्गेनिजम्स विथ यूकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड एज यूकैरियोट्स। और बच्चों जिनके पास यूकैरियोटिक सेल्स होगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोट्स। तो बच्चों यहाँ आपका जो चैप्टर नंबर 8 है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड इसके बीच में जो आपका असाइनमेंट है, एक्सरसाइज पार्ट है, वो हम लोग अपन करेंगे हमारे अगले वीडियो में। ओके, जब तक आपका होमवर्क क्या है, आप इस पूरे चैप्टर को थॉरोली अच्छे से रीड करेंगे एंड समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स।